नमस्कार। आज हम कानून की गलियों में एक दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, पटना हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले को समझने के लिए। यह है क्रिमिनल अपील डीबी नंबर 406 साल 2023 का मामला। हाँ, जो एनडीपीएस एक्ट यानी नशीले पदार्थों से जुड़े कानून से ताल्लुक रखता है। हमारे पास 15 अक्टूबर 2025 का कोर्ट का पूरा जजमेंट है। इस कहानी के केंद्र में है दो लोग, तूफानी राम और रामकृपाल यादव। इन्हें निचली अदालत ने सजा सुनाई थी जी। सवाल यह है कि हाईकोर्ट में अपील के दौरान क्या हुआ, क्या दलीलें पेश हुईं और सबसे जरूरी नतीजा क्या निकला, क्यों यह केस इतना अहम है। चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। ये मामला असल में इस बात पर रोशनी डालता है कि एनडीपीएस जैसे गंभीर कानूनों में, जहां सजा आप जानते हैं बहुत सख्त होती है, कानूनी प्रक्रिया का पालन कितना ज्यादा मायने रखता है। हम देखेंगे कि कैसे सबूतों को पेश किया गया और कैसे प्रक्रिया में हुई छोटी बड़ी चूकों ने पूरे मामले का रुख ही मोड़ दिया। अच्छा, ये सिर्फ एक केस स्टडी नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कानूनी प्रक्रिया की अहमियत का एक सबक है। तो फिर शुरू करते हैं। कहानी की तारीख है 18 दिसंबर 2020। हाँ। पुलिस सब इंस्पेक्टर ब्रजनाथ सिंह, अभियोजन पक्ष ने इन्हें गवाह नंबर 1 यानी PW1 के तौर पर पेश किया। इनको एक खुफिया जानकारी मिलती है। अच्छा, गुप्त सूचना। हाँ, खबर थी कि गांजे की एक बड़ी खेप गोपालगंज की तरफ से एक गाड़ी में आने वाली है। ठीक है। सूचना मिलते ही प्रक्रिया के तहत सब इंस्पेक्टर सिंह ने अपने सीनियर अधिकारियों और स्थानीय मजिस्ट्रेट यानी कुचाय कोर्ट के अंचलाधिकारी सर्कल ऑफिसर को बताया। एक साना एंट्री, वो डायरी एंट्री होती ना थाने की, नंबर 49422020 वो दर्ज की गई। अंचलाधिकारी को थाने बुलाया गया। फिर एक रेडिंग टीम बनाई गई। उसमें कुछ और पुलिसकर्मी थे, रिजर्व गार्ड थे, और ये टीम अंचलाधिकारी के साथ NH-28 पर बलथरी चेक पोस्ट के लिए रवाना हुई। ठीक है, बलथरी चेक पोस्ट। वहां पहुंचकर टीम ने क्या किया? वहां पहुंचकर उन्होंने गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी जो गोपालगंज की तरफ से आ रही थीं। कुछ देर बाद एक सिल्वर रंग की होंडा सिटी कार, नंबर था UP 16N1820, वो आती दिखी। होंडा सिटी। हाँ, पुलिस ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन कार में बैठे दो लोगों ने, जो बाद में पता चला तूफानी राम और रामकृपाल यादव थे, उन्होंने भागने की कोशिश की। ओह, भागने की कोशिश की? हाँ, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया, पकड़ लिया। ठीक है, पकड़ तो लिया, फिर आगे तलाशी वगैरह हुई होगी? हाँ बिल्कुल। पुलिस कार्रवाई होते देख आसपास लोग जमा हो गए थे। अभियोजन पक्ष का कहना है कि सब इंस्पेक्टर सिंह ने भीड़ में से दो लोगों को, गोदन शाह और संदीप बासफोर, ये नाम याद रखिएगा, उनको स्वतंत्र गवाह बनने के लिए चुना। स्वतंत्र गवाह, इंडिपेंडेंट विटनेसेस। जी। फिर उनकी मौजूदगी में गाड़ी की तलाशी ली गई। कार की डिग्गी खोली तो उसमें प्लास्टिक की बोरियों में 16 पैकेट मिले। 16 पैकेट? हाँ, जिनमें भूरे रंग का सूखा पदार्थ था और उनके अनुसार गांजे जैसी तेज गंध आ रही थी। और फिर ये भी आरोप है कि पकड़े गए लोगों ने मान लिया कि ये गांजा है और तूफानी राम का है। हाँ, अभियोजन पक्ष ने यही कहा। फिर मौके पर ही थाने से तराजू मंगवाया गया। इन 16 पैकेटों का कुल वजन किया गया, जो निकला 1 क्विंटल 30 किलो। 1 क्विंटल 30 किलो, ये तो बहुत ज्यादा है। ये कमर्शियल क्वांटिटी हुई ना? हाँ बिल्कुल, ये व्यावसायिक मात्रा है एनडीपीएस एक्ट के तहत। तो सब इंस्पेक्टर सिंह ने वहीं पर 25-25 ग्राम के 2 सैंपल निकाले। अच्छा, मौके पर ही? हाँ, मौके पर ही। उन्हें 2 अलग-अलग डिब्बों में रखा और कथित तौर पर सील कर दिया। एक जब्ती सूची, सीजर लिस्ट, वो भी तैयार की गई। ठीक है, और इस जब्ती सूची पर गवाहों के दस्तखत? अभियोजन का दावा तो यही है कि इस जब्ती सूची पर दोनों स्वतंत्र गवाहों यानी गोदन शाह और संदीप बासफोर और मौके पर मौजूद अंचलाधिकारी ने दस्तखत किए। इसी जब्ती और बयान के आधार पर कुचायातोड़ थाने में FIR दर्ज हुई, नंबर 48/1/2020। ठीक है। बाद में जांच पूरी हुई और पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी। तूफानी राम, रामकृपाल यादव और गाड़ी के मालिक सूर्यकांत मदेसिया, इनके खिलाफ। गाड़ी का मालिक भी? हाँ, सूर्यकांत मदेसिया। धाराएं लगाई एनडीपीएस एक्ट की 8, 20B और 25। ठीक है, तो यहाँ तक तो मामला पुलिस की कार्रवाई और FIR का है। अब आगे क्या हुआ? मामला अदालत पहुंचा होगा? हाँ बिल्कुल। मामला गया एडिशनल सेशंस जज 1 कम स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट गोपालगंज की अदालत में। तीनों आरोपियों पर आरोप तय किए गए। अभियोजन पक्ष ने अपना केस साबित करने के लिए कुल 8 गवाह पेश किए, PW1 से PW8 तक। 8 गवाह?
इनमें मुख्य कौन थे? इनमें मुख्य थे, एक तो वो जिन्होंने सूचना दी थी, सब इंस्पेक्टर ब्रजनाथ सिंह, PW1। फिर थे जांच अधिकारी IO नागेंद्र सहनी, PW4, और वो अंचलाधिकारी उज्जवल कुमार चौबे, PW6। अच्छा। इनके अलावा कुछ और पुलिसकर्मी थे, सिपाही, हवलदार और एक चौकीदार भी था गवाहों में। और दस्तावेज और वो जब्त किया हुआ माल? हाँ, दस्तावेजों में जब्ती सूची, FIR, FSL रिपोर्ट वगैरह पेश किए गए और वो 16 गांजे के बंडल भी अदालत में सबूत के तौर पर दिखाए गए। उन्हें मटीरियल एग्जिबिट्स कहा गया, M1 से M16 तक। ठीक है। और बचाव पक्ष, उन्होंने क्या किया? बचाव पक्ष ने भी अपने 2 गवाह पेश किए, DW1 और DW2, और कुछ दस्तावेज दिखाए। सबसे अहम बात, जब CRPC की धारा 313 के तहत आरोपियों का बयान लिया गया तो उन्होंने खुद को बेकसूर बताया, कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। ये तो अक्सर होता है। तो निचली अदालत किस नतीजे पर पहुंची? क्या उन्होंने अभियोजन भी कहानी पर यकीन किया? हाँ, निचली अदालत ने अभियोजन के सबूतों को, आप कह सकते हैं, काफी माना। कोर्ट ने पाया कि तूफानी राम और रामकृपाल यादव के खिलाफ ये साबित होता है कि वे गाड़ी में अवैध रूप से, वो भी कमर्शियल क्वांटिटी में गांजा ले जा रहे थे। अच्छा। कोर्ट ने ये भी माना कि जो तलाशी हुई, जब्ती हुई, सैंपलिंग हुई, उस प्रक्रिया का पालन किया गया था। यानी निचली अदालत को प्रक्रिया में कोई बड़ी खामी नजर नहीं आई? उनके फैसले से तो यही लगता है। तो फिर सजा सुनाई गई होगी? हाँ, नतीजतन 18 मार्च 2023 को ट्रायल कोर्ट ने तूफानी राम और रामकृपाल यादव को NDPS एक्ट की धारा 20 के तहत दोषी करार दिया और फिर 22 मार्च 2023 को सजा सुनाई गई 12 साल की सख्त कैद। 12 साल? जी, और साथ में 1,20,000 रुपए का जुर्माना, और अगर जुर्माना ना दें तो 1 साल की अतिरिक्त कैद। ये तो बहुत भारी सजा है। और वो गाड़ी का मालिक सूर्यकांत मदेसिया? सूर्यकांत मदेसिया को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। अच्छा, वो बरी हो गया? जी। पर इन दोनों को 12 साल की सजा? जी। जाहिर है मामला यहीं खत्म नहीं हुआ होगा, अपील हुई होगी? बिल्कुल। तूफानी राम और रामकृपाल यादव ने इस फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अपील दायर की, CR अपील DB 9/406/2023। हाँ। और यहीं से मामला और पेचीदा और दिलचस्प हो जाता है। कैसे? उनके वकीलों ने निचली अदालत के फैसले पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। उनका मुख्य तर्क ये था कि इस पूरे मामले में शुरू से ही, बिल्कुल शुरू से, कानूनी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई गईं। अच्छा, जैसे? तलाशी, जब्ती, सैंपलिंग, कहीं भी कानून का सही से पालन नहीं हुआ। ये उनका मेन पॉइंट था। अच्छा, क्या खास नुक्ते उठाए गए, ये जानना जरूरी है। हाँ, देखिए, सबसे पहला और बड़ा सवाल उठाया गया स्वतंत्र गवाहों को लेकर। हाँ, वो गुदन शाह और संदीप बासफोर। बिल्कुल। बचाव पक्ष ने कहा कि इन दोनों स्वतंत्र गवाहों को अभियोजन ने ट्रायल में पेश ही नहीं किया। क्या? पेश ही नहीं किया? नहीं, यहाँ तक कि चार्जशीट में भी उन्हें गवाह नहीं बनाया गया था। अरे, ये तो बहुत अजीब है। अगर जब्ती के स्वतंत्र गवाही पेश नहीं हुए तो फिर जब्ती की कहानी का आधार क्या रहा? सिर्फ पुलिस वाले? यही तो बचाव पक्ष का कहना था कि इससे पूरी जब्ती की प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाती है। कानून स्वतंत्र गवाह इसीलिए चाहता है ताकि पुलिस की कार्रवाई पर एक बाहरी नजर रहे, मनमानी ना हो। सही बात है। जब गवाह ही पुलिस वाले हों तो निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है, और ऊपर से जो पुलिस गवाह पेश हुए भी, उनके बयानों में आपस में काफी विरोधाभास थे। अच्छा, किस तरह के विरोधाभास? खासकर जब्ती सूची बनाने को लेकर और गाड़ी से माल निकालने को लेकर उनके बयानों में मेल नहीं था। ये तो वाकई एक बड़ी खामी लगती है। और क्या दलीलें थीं अपील में? दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई 16 बंडल जब्त करने की बात तो कही गई, ठीक है, लेकिन हर बंडल का अलग अलग वजन क्यों नहीं किया गया या रिकॉर्ड में क्यों नहीं लिखा गया? हाँ, ये भी ठीक पॉइंट है। सिर्फ कुल वजन बता देना काफी नहीं है, खासकर जब मामला इतनी बड़ी मात्रा का हो। हर पैकेट का वजन पता होना चाहिए था। और सैंपलिंग? आपने शुरू में बताया था कि मौके पर सैंपल लिए गए थे, उस पर भी सवाल उठे। हाँ, और बहुत गंभीर सवाल उठे। बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट को बताया कि पहली बात, हाँ, जब्त किए गए गांजे के बंडलों को अगले दिन यानी 19 दिसंबर 2020 को
नियम के मुताबिक कोर्ट के सामने पेशी नहीं किया गया। जांच के लिए भेजने में करीब 2 महीने और लग गए। सोचिए, जब्ती हुई 18 दिसंबर को, सैंपल एफएसएल भेजे गए 19 फरवरी 2021 को। बाप रे, इतनी देरी? इसका कोई कारण बताया गया? और इस देरी का मतलब क्या है? क्या असर पड़ता है इससे? देखिए, अभियोजन पक्ष इस देरी का कोई ठोस, कोई संतोषजनक कारण नहीं बता पाया। बचाव पक्ष का तर्क था कि भाई इतनी देरी से तो शक पैदा होता है। कैसा शक? शक ये कि क्या सैंपल उतने समय तक सुरक्षित थे, क्या उनमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई, मतलब टैंपरिंग का खतरा। और तो और, जिन डिब्बों में सैंपल रखे गए थे उन पर आरोपियों के दस्तखत भी नहीं थे। अरे, ये भी नहीं? नहीं, तो इससे ये कैसे साबित होगा कि डिब्बे में वही सैंपल है जो मौके पर लिया गया था? कोई पुष्टि ही नहीं है। ये सारे सवाल तो सबूतों की बुनियाद हिलाने वाले लग रहे हैं। क्या कोई और बड़ा कानूनी मुद्दा भी था? हाँ, एक बहुत बड़ा और तकनीकी मुद्दा था, एनडीपीएस एक्ट की धारा 52A का। धारा 52A? ये क्या है? बचाव पक्ष ने कहा कि इस धारा के तहत ये अनिवार्य है, मतलब मैंडेटरी है, कि जब भी नशीला पदार्थ जब्त हो तो पुलिस उसकी पूरी इन्वेंट्री यानी एक विस्तृत सूची तैयार करे। ठीक है। और सैंपल जो हैं वो किसी मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निकाले जाएं। अच्छा, मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में? हाँ, मैजिस्ट्रेट फिर उस इन्वेंट्री को और सैंपलिंग की प्रक्रिया को सर्टिफाई करता है, प्रमाणित करता है। अच्छा, मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी क्यों जरूरी है? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है सबूत की पवित्रता, उसकी सैंक्टिटी को बनाए रखना। देखिए, जब एक न्यायिक अधिकारी की देखरेख में सूची बनती है और सैंपल लिए जाते हैं तो ये पक्का हो जाता है कि सही मात्रा में सही चीज से सैंपल लिया गया है और बाद में उसमें हेरफेर की गुंजाइश न के बराबर रहती है। समझ गया। एक तरह से सबूत पर मोहर लग जाती है। बिल्कुल। तो बचाव पक्ष ने कहा कि इस केस में धारा 52A की इस अनिवार्य प्रक्रिया का पालन हुआ ही नहीं, सैंपलिंग मजिस्ट्रेट की गैर मौजूदगी में हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक ताज़ा फैसले का हवाला भी दिया, भरत अम्बाले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, शायद 2025 का ही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने धारा 52A के पालन पर बहुत जोर दिया है। तो उनका कहना था कि जब प्रक्रिया ही सही नहीं तो एफएसएल रिपोर्ट का क्या मतलब? कैसे मान लें कि जो सैंपल जांचा गया वो वाकई जब्त माल से ही लिया गया था? बिल्कुल। यानी सबूतों की जो पूरी कड़ी होती है जब्ती से लेकर जांच तक, जिसे चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं, वो टूट गई। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही चेन ऑफ कस्टडी का टूटना कहलाता है। बचाव पक्ष का यही मुख्य तर्क था कि जब जब्ती संदिग्ध है, स्वतंत्र गवाह नहीं है, सैंपलिंग में गड़बड़ी है, धारा 52A का पालन नहीं हुआ, सैंपल भेजने में बेवजह देरी हुई, तो फिर एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर सजा कैसे दी जा सकती है? उधर सरकारी वकील ने क्या कहा? उन्होंने इन दलीलों का विरोध किया होगा। हाँ, जाहिर है। सरकारी वकील ने कहा कि गवाहों ने जब्ती की पुष्टि की है और निचली अदालत ने सबूतों का सही मूल्यांकन करके ही फैसला दिया है, उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर थीं। हाईकोर्ट ने इन दलीलों और पूरे रिकॉर्ड को कैसे परखा? क्या उन्हें भी ये खामियां नजर आईं जो बचाव पक्ष गिना रहा था? हाईकोर्ट ने मामले का बहुत गहराई से विश्लेषण किया, सारे रिकॉर्ड्स देखे, गवाहों के बयान फिर से पढ़े, और हाँ, उन्हें अभियोजन पक्ष के केस में कई गंभीर कमियां नजर आईं। ऐसी कमियां जो निचली अदालत शायद नजरअंदाज कर गई थी या उतना महत्व नहीं दिया था। जैसे कि सबसे पहले किस बात पर गौर किया? सबसे पहले हाईकोर्ट ने भी माना कि स्वतंत्र जब्ती गवाहों का पेश न होना एक बहुत बड़ी चूक है। ये अभियोजन के केस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। हाँ, अंचलाधिकारी जरूर पेश हुए थे, लेकिन उन्होंने भी गवाहों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी। और मजे की बात यह है कि जांच अधिकारी आयो PW4 ने कोर्ट में खुद माना कि उसने जांच के दौरान अंचलाधिकारी का बयान लिया ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? आयो ने मजिस्ट्रेट का बयान ही नहीं लिया? हाँ, उसने अपनी गवाही में ये माना। और वो जब्त माल को कोर्ट में पेश करने वाली बात, उस पर हाईकोर्ट ने क्या कहा? उस पर भी कुछ था ना? हाँ, वो एक और बड़ा पेच था। आयो PW4 ने ट्रायल में कहा था कि जब्त बंडल 19 दिसंबर 2020 को कोर्ट में पेश किए गए थे और कोर्ट ने उन पर दस्तखत भी किए थे। ठीक है। लेकिन हाईकोर्ट ने जब उस दिन का कोर्ट का रिकॉर्ड देखा, ऑर्डर शीट देखी, तो उसमें ऐसा कोई जिक्र ही नहीं था कि कोई बंडल पेश हुए हों। ओह, मतलब रिकॉर्ड में था ही नहीं? नहीं था। उल्टे आयो ने अपनी ही गवाही में आगे ये भी मान लिया कि जब्त माल उसे सुपुर्द ही नहीं किया गया था, उसे तो सिर्फ सैंपल मिले थे। अब ये बयान अपने आप में विरोधाभासी है। हाँ, ये तो है। या तो बंडल पेश हुए या नहीं हुए, या तो माल सुपुर्द हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल।
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो अब आएगी, है ना? जब्त बंडलों के बारे में, जो आपने पहले इशारा किया था। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाला था और शायद केस का सबसे कमजोर पहलू। हाईकोर्ट ने नोट किया कि इन्फॉर्मेंट PW1 यानी वो सब इंस्पेक्टर जिन्होंने FIR की थी, उन्होंने अपनी गवाही में साफ कहा था कि सैंपल वाले डिब्बों को तो सील किया गया था। हाँ। लेकिन जो 16 गांजे के बंडल थे उन्हें सील नहीं किया गया था। क्या मतलब बिना सील किए? बिना सील किए, और सैंपल पर भी आरोपियों के दस्तखत नहीं थे, ये तो पहले ही बताया था। अरे भगवान, मतलब 1 क्विंटल 30 किलो गांजा बिना सील किए मालखाने में रखा गया था। फिर तो ये कैसे पक्का हो सकता है कि जो सैंपल बाद में 1 महीने बाद जांच के लिए भेजा गया वो इन्हीं बिना सील वाले बंडलों से लिया गया था? ये तो सबूतों की सुरक्षा का मजाक उड़ाने जैसा है। बिल्कुल, हाई कोर्ट ने इसी बात को पकड़ा। जब सोर्स ही सुरक्षित नहीं है, सील ही नहीं है, तो उससे लिए गए सैंपल की प्रामाणिकता कैसे मानी जा सकती है? वो पूरी तरह संदिग्ध हो जाती है। ऊपर से सैंपल भेजने में जो भारी देरी हुई, जब्ती 18 दिसंबर 2020, कोर्ट से अनुमति मिली 27 जनवरी 2021 को और FSL भेजा गया 19 फरवरी 2021 को। लगभग 2 महीने जब्ती के बाद। हाँ, और इस देरी का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। ये सब शक को और गहराता है। और तो और, जिन 2 चौकीदारों ने सैंपल FSL पहुंचाए थे मुजफ्फरपुर, उन्हें भी गवाह के तौर पर पेश नहीं किया गया। उन्हें भी नहीं? क्यों? पता नहीं क्यों नहीं किया, लेकिन नहीं किया। इससे बचाव पक्ष को उनसे ये पूछने का मौका ही नहीं मिला कि सैंपल किस हालत में थे, कैसे ले जाए गए, क्या सील बरकरार थी। चेन ऑफ कस्टडी की एक और कड़ी गायब। और FSL रिपोर्ट भी तो काफी देर से आई थी, उसका क्या हुआ? और वो जब्त बंडल अदालत में कब पेश हुए थे असल में? हाँ, FSL रिपोर्ट भी बहुत देर से आई, 26 अप्रैल 2022 को, जबकि चार्जशीट अप्रैल 2021 में ही आ गई थी और कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया था। और वो 16 बंडल मटेरियल एग्जिबिट्स MM1 से M16, वो तो ट्रायल के लगभग आखिर में पेश किए गए 9 नवंबर 2022 को। उन्हें थाने के मालखाने से एक चौकीदार PW7 लेकर आया था। यानी सब कुछ बहुत देर से और बिखरा हुआ सा लग रहा है। हाँ, लेकिन इन सब में सबसे निर्णायक कील, जैसा कि बचाव पक्ष ने भी जोर दिया था और हाईकोर्ट ने भी माना, वो थी धारा 52A2 का पालन न होना। हाँ, वो मजिस्ट्रेट वाली बात। जी, हाईकोर्ट ने साफ तौर पर माना कि न तो कानून के मुताबिक जब्ती के बाद इन्वेंट्री सर्टिफाई हुई और न ही सैंपलिंग मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई। कोर्ट ने फिर से वो भरत अंबाले केस का जिक्र किया और कहा कि धारा 52A की प्रक्रिया का पालन न होना, खासकर जब केस में इतनी सारी दूसरी खामियां भी मौजूद हों, अभियोजन पक्ष के लिए घातक साबित होता है। ये कोई मामूली चूक नहीं है। तो इन सभी प्रक्रियात्मक चूकों, विरोधाभासी बयानों, सबूतों की सुरक्षा में लापरवाही और अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न करने का कुल मिलाकर नतीजा क्या निकला? हाईकोर्ट किस फैसले पर पहुंचा? हाईकोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष इस मामले के सबसे बुनियादी पहलुओं को, यानी कानून के अनुसार जब्ती और सैंपलिंग को शक के दायरे से बाहर साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। मतलब फंडामेंटली फ्लॉड था केस। अच्छा। जब जब्ती की प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में हो, जब ये पक्का न हो कि जांचा गया सैंपल वाकई जब्त माल का ही है या नहीं, जब सबूतों की पूरी कड़ी, वो चेन ऑफ कस्टडी जगह जगह से टूटी भी हो, तो सिर्फ पुलिस गवाहों के बयानों के आधार पर, जिनमें खुद विरोधाभास है, इतनी गंभीर सजा को बरकरार रखना न्यायोचित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो संदेह का लाभ? हाँ, संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट। इसका मतलब अपील मंजूर हो गई? इसका मतलब हाईकोर्ट ने निचली अदालत के 18 मार्च 2023 के दोषी सिद्धि के फैसले और 22 मार्च 2023 को सुनाई गई सजा को रद्द कर दिया, सेट असाइड कर दिया। हो, दोनों अपीलकर्ताओं तूफानी राम और रामकृपाल यादव को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। एक्विटेड। बरी कर दिया, 12 साल की सजा रद्द। हाँ। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर वे किसी और मामले में जेल में न हो तो उन्हें फौरन रिहा किया जाए। तो ये था पटना हाईकोर्ट का फैसला। ये केस वाकई आंखें खोलने वाला है। ये दिखाता है कि कानून का मकसद सिर्फ अपराधी को सजा देना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो। बिल्कुल। और सजा पुख्ता बेदाग सबूतों के आधार पर दी जाए। NDPS जैसे मामलों में जहां इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ शामिल हों और सजा भी इतनी कड़ी हो, प्रक्रिया का पालन और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है।
जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। बिल्कुल सही कहा। इस मामले ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 52A जैसे प्रावधानों की अहमियत को फिर से उजागर किया है। ये सिर्फ कोई टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है, बल्कि ये अभियुक्त के अधिकारों और सबसे जरूरी सबूतों की विश्वसनीयता की गारंटी है। जब जांच एजेंसियां इन अनिवार्य प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करती हैं, तो वे अनजाने में ही अपने केस को कमजोर कर देती हैं, भले ही उन्हें मौके पर कितनी भी बड़ी जब्ती क्यों ना मिली हो। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ समाज नशीले पदार्थों के कारोबार पर सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता है, जो कि सही भी है। हाँ बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ कानून का तकाजा है कि हर कार्रवाई नियम और कायदे के दायरे में हो। ये संतुलन बनाए रखना कितना मुश्किल और कितना जरूरी है। ये हमेशा एक चुनौती रहती है, और ये सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि जब प्रक्रियात्मक चूक इतनी बड़ी हो कि सबूतों की बुनियाद ही हिल जाए, तो क्या हमें अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन चूकों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, या फिर कानून की निष्पक्षता और प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रक्रिया को ही सर्वोपरि मानना चाहिए, चाहे नतीजा कुछ भी हो? निश्चित रूप से ये एक बड़ा सवाल है जिस पर लगातार सोचने की जरूरत है। उम्मीद है इस गहरी चर्चा से पटना हाईकोर्ट के इस अहम फैसले और इसके पीछे की कानूनी बारीकियों को समझने में मदद मिली होगी।